एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। आई एम रियली सॉरी आपकी क्लास 5 से 7 मिनट आज लेट हो गई, क्योंकि आज जैसे ही 7 बजने वाला था लाइट एकदम चली गई थी, लाइट कट हो गई थी, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। तो बाकी आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आ जाइए लाइव। आज मैंने कहा ना, जैसी क्लास लाइव होने वाली थी 7:01 पे तुरंत लाइट कट हो गई। लेकिन 5-7 मिनट लगा, फिर सिस्टम सब कुछ पता कितना कुछ ऑन करना पड़ता है, दो माइक, कैमरा, टीवी, कंप्यूटर, बोर्ड, सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए 5 से 7 मिनट लग गए। आइए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते, जय हिंद। आशीष आ चुके हैं, रिंकेश सागर आ चुके हैं, अतुल सिंह आ चुके हैं, ज्योति मोहर आ चुके हैं, सुधीर शर्मा आ चुके हैं, एस के शेड्यूल कह रहे हैं मैम मेरा नाम ले लीजिए। ओके, आपका नाम ले लिया है। एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता दो ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना। फिर आज की क्लास स्टार्ट करें अपनी। हम क्या पढ़ रहे थे? हम ह्यूमन डिजीज यानी कि मनुष्य के शरीर में होने वाली बीमारियां पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पढ़ लिया बैक्टीरियल डिजीज एंड वायरस डिजीज, यानी कि कौन कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं से होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां यानी कि विषाणु यानी कि आपके वायरस से होती हैं। आज हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं जो फंगस कर सकता है। फंगस का मतलब होता है कवक या फफूंद। आप जानते हैं, आपने देखा होगा, आप घर पे क्या करते हैं, रोटी डिब्बे के अंदर पैक करके रखते हैं, और 3-4 दिन तक अगर वो डिब्बा पैक रहता है तो उसके बाद आप देखते हैं रोटी के अंदर फंगस यानी फफूंद लग जाती है, कवक लग जाती है, अचार के डिब्बे में लग जाती है। ठीक ऐसे ही हमारे आसपास एनवायरनमेंट में बहुत सारे टाइप की फंगस होती है, जिनकी वजह से हमें क्या हो जाती हैं, डिजीजेस यानी कि बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि फंगस से कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, यानी कि कवकों द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फंगस लिविंग होते हैं या नहीं होते हैं, तो लिखिएगा फंगस बिल्कुल लिविंग होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमें बीमारियां कर देते हैं। अब कैसे कैसे कौन कौन सी बीमारियां फंगस से होती हैं वो सुनो। सबसे पहले फंगस की बीमारियां ना अपन एक ट्रिक से बनाएंगे, इनको ट्रिक से ही याद रखना है आपको, ठीक है। ट्रिक है कुछ इस तरीके से, गंजा दामाद फ्रूट खाए, गंजा दामाद फ्रूट खाए, ये ट्रिक है फंगल डिजीजेस को याद करने की। ये कुछ ऐसी ट्रिक है, गंजा दामाद फ्रूट खाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गंजा ही दामाद फ्रूट खा सकता है, नहीं, जिसके बाल है वो भी खा सकता है। इट इज जस्ट ए ट्रिक है ना याद करने की। अब क्या होता है गंजा दामाद से, कैसे बनानी है आपको, डिजीजेस कैसे बनानी है। गंजे का मतलब होता है बाल झड़ना, बाल्डनेस, इंग्लिश में कहलाता है बाल्डनेस। बाल्डनेस का मतलब होता है बच्चा गंजापन। अगर आपके बालों के अंदर फंगस लग जाता है तो आपके बाल झड़ जाते हैं, जिसके कारण आपको गंजापन हो जाता है, ठीक है, गंजापन आ जाएगा। दामाद में दमा, दमा, दमा का मतलब होता है अस्थमा। अस्थमा आपने सुना होगा, अस्थमा को हिंदी में दमा रोग कहा जाता है। तो दामाद में दमा से दमा रोग बन गया, और इस माद दै से, इस दै से बनता है स्कैबीज, और स्कैबीज को हिंदी में कहते हैं खाज, खाज खुजली हो जाती है। फ्रूट से बनती है यहाँ पे फुट, और फुट से बनती है एथलीट फुट। बच्चा इसको स्टार करना, ये अक्सर एग्जाम में आती है, एथलीट फुट लिख दीजिए, एथलीट फुट। और खाए से यहां पर आप बताएंगे एथलीट, देखो गंजा दामाद फ्रूट खाए, यानी कि गंजा दामाद में क्या क्या बन गया आप बताओगे। पहला बन गया आपका यहां पर दाद, जिसको हाँ गंजा दामाद, अच्छा 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 एक सेकेंड, इस दै से गलत ट्रिक बन गई है, इस दै से बनेगा यहां पर, गंजा दामाद है ना, तो इससे बनेगा आपका रिंग वोम, दाद, ये ना दामाद तो दाद, रिंग वोम, रिंग वोम को हिंदी में कहते हैं दाद। और खाए से बनता है खाज, जिसको इंग्लिश में हम स्कैबीज कहते हैं। तो ये बीमारियां आपको याद रखनी है कि ये जो 5 बीमारियां हैं ये फंगस से होती हैं, ये कवक से होती हैं। ये किससे होती हैं? ये फंगस से होती हैं। एक बार फिर से सुन लो, नाम फिर एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में।
एग्जाम में से इनमें से कोई भी बीमारी आ जाए, या तो पूछेगा इनमें से कौन सी फंगस से होती है, तो सारी होती है, या एक एक बीमारी का नाम याद रखना पड़ेगा, ये किससे होती है, फंगस से होती है। ट्रिक क्या है, गंजा दामाद फ्रूट खाए। गंजा सा बन गया बाल्डनेस। बाल्डनेस का मतलब होता है फंगस अगर बालों में लग जाता है तो बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है, जिसके कारण आपके बाल झड़ जाते हैं और आप में गंजापन आ जाता है। दमा, दामाद से दमा, दमा का मतलब होता है अस्थमा, दमा रोग जिसको इंग्लिश में अस्थमा कहते हैं। और दमाद में दाद, रिंग वॉर्म, दाद हो जाता है फंगस के इन्फेक्शन से, रिंग वॉर्म हो जाता है। फ्रूट से बना एथलीट फुट, और इसको स्टार करना, ये अक्सर एग्जाम में आता है कि एथलीट फुट किसके इन्फेक्शन से होता है, कवक के इन्फेक्शन से। और खाए से खाज, खाज हो गई, खुजली हो गई, जिसको हम कहते हैं स्कैबीज। बच्चों एक बात याद रखना, फंगस से ना जो मेनली बीमारी होती है ना वो होती है स्किन इन्फेक्शन, यानी कि फंगस हमारी त्वचा को संक्रमित करता है। ये किसको संक्रमित करता है, त्वचा को। हमारे जो स्किन है ना इसके ऊपर फंगस आके लग जाता है, दाद कर देगा, खाज खुजली कर देगा, पाँव की उंगलियों के बीच में खाज खुजली होने लग जाएगी। तो मेनली जो फंगस होते हैं ना वो हमें स्किन इन्फेक्शन करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था वायरस तो आपके फेफड़ों में भी जाता है, नर्वस सिस्टम पे भी जाता है, लंग्स पे भी जाता है, लीवर पे भी वायरस जा रहा था। ठीक ऐसे ही जो फंगस होते हैं वो मेनली हमारी स्किन को इन्फेक्टेड कर देते हैं। त्वचा संक्रमित रोग सबसे ज्यादा फंगस की वजह से ही होते हैं। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं, जरा लिख लीजिए हम कैसे पढ़ेंगे एक एक करके। ये 5 बीमारी के नाम, सबसे पहले आपको नाम ही याद होने चाहिए। नंबर 1 पे लिखिए रिंग वॉर्म, 1 नंबर पे लिखिए दाद। दाद सब लोग जानते होंगे, दाद कैसा दिखता है। सबसे पहले रिंग वॉर्म कैसे हो जाता है वो सुन लो। रिंग वॉर्म कैसे होता है, तो रिंग वॉर्म में पैथोजन कौन है, पैथोजन का मतलब होता है जो बीमारी करता है। रोगजनक कौन है, तो रोगजनक एक फंगस होगा, क्योंकि ये फंगस से हो रही है, कवक से हो रही है, तो कवक जनित रोग है। कौन सा कवक, तो यहां पर फंगस की 3 प्रजाति होती हैं। यहां पे जो फंगी है ना, जो कवक है, फफूद है, 3 टाइप के फफूद होते हैं जो आपको रिंग वॉर्म कर सकते हैं, दाद कर सकते हैं। कौन कौन सा, नंबर 1 पे होता है ट्राइकोफाइटोन, इंग्लिश में ही नाम याद कर लेना हिंदी मीडियम वाले बच्चों, ट्राइकोफाइटोन। नंबर 2 पे होता है माइकोस्पोरम, माइकोस्पोरम, SPOURM, माइकोस्पोरम। और तीसरा होता है एपिडर्मोफाइटोन। 3 नंबर पे लिखो एपिडर्मोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। ये 3 टाइप के फंगस होते हैं जिनकी वजह से आपको दाद हो सकता है। अब ये कहाँ रहते हैं, ऐसी जगह जहां पे बहुत दिनों तक साफ सफाई नहीं करते हैं। आपने अपने कपड़े अलमारी में रख रखे हैं, अलमारी की साफ सफाई नहीं करते हैं, सर्दियों के कपड़ों को बेड में डाल दिया, ना आपने गर्मी आई तब, फिर सर्दियों के कपड़े को आप धूप में नहीं लगाए, धोए नहीं, आपने ऐसे ही पहन लिए, तो इतने महीने तक जब वो बेड के अंदर रहे तो वहां पे फंगस पनप गया, फंगस लग गया। ठीक है, इसलिए कहते हैं हम जब भी सर्दियों के कपड़े बाहर निकालते हैं उसको 2-3 दिन धूप में लगाएं अच्छे से, ताकि फंगस मर जाए, है ना। तो ये कहाँ रहते हैं, ये कपड़ों से हो फैल सकते हैं, या आसपास आपके ऐसी जगह जहाँ पे साफ सफाई नहीं है, किसी डिब्बे के अंदर बहुत दिनों तक आपने कोई चीज खाने की रख रखी थी और उसमें ध्यान दिए बिना आपने वो खाना खा लिया, उसमें फंगस आ गया। तो कहने का मतलब ये फंगस जो है ना ये गंदी जगह रहते हैं। गंदी जगह का मतलब जहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है उस जगह रहते हैं। मेनली ये फंगस आते हैं हमें क्लोथ से, क्लोथ का मतलब होता है बच्चा कपड़ों से, कपड़ों से ही ज्यादा आते हैं। रजाई को आपने गर्मियों के अंदर बेड में डाल दिया, सर्दियों में ऐसे उठा के आपने रजाई ओढ़ ली, उस रजाई से सर्दियों के ऊनी कपड़ों को अगर धूप में ना लगाओगे, ऊन वाले कपड़े उनमें से आ जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप, कुछ लोग होते हैं 8-10 दिन तक नहाते ही नहीं है, सेम ही कपड़ों में घूमते रहते हैं, फिर उनके स्किन पे आप देखोगे 10 जगह के आपको दाग दिखाई देते हैं। दाग कैसे होते हैं, तो बच्चों कुछ ऐसे होते हैं दिखने में। दाग होते कैसे हैं, तो ये देखो आपकी स्किन के ऊपर ये फंगस आएगा और आके इस तरीके के स्किन को डैमेज कर देगा और स्किन के अंदर घुस जाएगा ये फंगस, और अंदर घुसेगा तो आपको इतनी ज्यादा स्किन के ऊपर खुजली होएगी, आप खुजला लोगे, नाखून लगा लोगे, तो हो सकता है इस जगह से पस और खून भी बाहर निकलना शुरू हो जाए। तो हालांकि आपको इतना कुछ सिम्टम वगैरह याद करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो किस फंगस की वजह से हुआ और कौन कौन सी बीमारियां हैं इनके नाम याद कर लो, दैट्स इनफ फॉर एग्जाम।
तो इस तरीके के दाद होते हैं, पूरी स्किन पे हो सकते हैं, हाथ, पांव, मुंह, गर्दन वाले एरिया में जो सेंसिटिव एरिया होता है ना, जैसे अंडर आर्म्स हो गए, गर्दन हो गए, यहाँ पे ज्यादातर होते हैं दाद। तो दाद से बचने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने कपड़े को अच्छे तरीके से बढ़िया धूप में लगाएं, आप अपने कपड़ों को नियमित रूप से धोएं साबुन सर्फ से, और नहाएं टाइम पे, मेन बात यह है। ठीक है बच्चों, यानी कि अपने आसपास अपनी साफ सफाई रखें। हो गया, पहली बीमारी होगी आपकी रिंग वॉर्म यानी दाद। दाद 3 टाइप के फंगस से हो सकता है, ये देख लेना। दूसरी बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं स्कैबीज। दूसरी बीमारी जो फंगस से होती है उसका नाम होता है स्कैबीज, और स्कैबीज को हिंदी में खाज कहा जाता है। खाज का मतलब होता है ईचिंग, खुजली आना, खुजली आना। देखा ना, कुछ लोग ऐसे बंदर की तरह खुजलाते ही रहते हैं, खुजलाते ही रहते हैं, ना टाइम पे नहाते हैं, ना ढंग से साबुन लगाते हैं, है ना, फिर उनको खाज होती रहती है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है नीम के पत्तों से नहाओ, क्योंकि नीम के पत्तों में क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। पानी के अंदर नीम के, अगर किसी को खुजली वगैरह ज्यादा हो ना, तो वो क्या करे, पानी के अंदर नीम के पत्ते जो होते हैं उनको डाल के उबाल ले, उस पानी से नहाए, क्योंकि वो एंटी फंगल प्रॉपर्टी वाले होते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाले होते हैं नीम। नीम के बहुत सारे मेडिसिनल यूज हैं। स्कैबीज का मतलब होता है खाज, यानी कि बहुत सारे शरीर पे खाज खुजली होना। स्कैबीज किसकी वजह से होता है, इसका पैथोजन कौन है, यानी कि कौन से फंगस की वजह से हो रहा है, इसका रोगजनक कौन है। रोगजनक होता है एस्केरियोसिस स्कैबीज, लिख लीजिए, एस्केरियोसिस स्कैबीज इस नाम का फंगस आता है और आपकी स्किन पे लग जाता है और आपको खाज खुजली हो जाती है। कैसी होती है खास, तो ये देखो बच्चा, ऐसी होती है, ऐसी घमोरियां सी होंगी, फिर आप इस पे ऐसे रगड़ लोगे, आगे से आगे फैलती जाएगी। आप जानते हो स्किन के इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलते हैं। आपको खाज हुई, आपके कपड़े किसी और ने पहन लिए, तो आपके कपड़ों से ये फंगस ट्रांसफर हो गए, जिसने कपड़े पहने उसको भी खाज खुजली रहेगी, सारा दिन ऐसे खुजलाते रहते होंगे। कुछ लोग आपने देखा होगा, शायद ऐसे लोगों से आप मिले होंगे, तो उनको बोलिया करिए भैया थोड़ा सा साफ सफाई से रहो, नहा लो, 1 बाल्टी पानी यूज कर लो, है ना, बढ़िया तरीके से साबुन से, सर्फ से, है ना, सर्फ से कपड़े धो लें, साबुन से बढ़िया नहा लें, अच्छे से अपने बढ़िया बाल वाल धो के रखें टाइम पर। तो ये लोग जो मतलब अनहाइजीनिक होते हैं ना, मतलब जो अपने आसपास बढ़िया से साफ सफाई को मेंटेन नहीं करते, उन लोगों को ज्यादातर दाद और खाज जैसी बीमारियां होती हैं। बाकी आप टाइम पे नहाते धोते हो तो उन लोगों को तो इतनी कोई बीमारियां नहीं होती हैं। हो गया। तीसरा आता है बाल्डनेस। तीसरी बीमारी जो किसकी वजह से होती है, जो आपके फंगस की वजह से होती है, दैट इज बाल्डनेस। बाल्डनेस का मतलब होता है बच्चा गंजापन। गंजापन से तो आप जानते हैं इंडिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं। गंजापन, देखो एक तो बाल्डनेस ना जेनेटिक्स भी होता है। अगर आप में ऐसे जीन है कि आपके पापा के भी बाल झड़े थे 30-32 साल की उम्र में, तो आपके भी एक पॉसिबिलिटीज है, वो जेनेटिक्स है, तो आपके भी झड़ जाएंगे, आपके भी झड़ेंगे ही, है ना। मोहम्मद अकबर बेटा एक ही जगह से पढ़ लो, 2 जगह से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, अच्छे से पढ़ लो बस, जहां से भी पढ़ना है, यहाँ से या वहां से, लेकिन पढ़ो अच्छे से बस, बढ़िया से। एक बार 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 पढ़ते ही रहोगे तो कितने बैच पढ़ोगे, ऐसे तो बहुत सारे टीचर्स हैं इंडिया में। तो बाल्डनेस का मतलब होता है गंजापन, बाल झड़ जाते हैं। अभी बाल कैसे झड़ते हैं, तो एक टाइप के जो आपके फंगस होते हैं जिनको हम पैथोजन बोलेंगे यहाँ पे। कौन से पैथोजन, यानी कि बाल बाल झड़ने के देखो वैसे बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपके बॉडी में विटामिन की कमी हो गई तो आपके बाल झड़ जाएंगे, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो आपके बाल झड़ जाएंगे, अगर आप क्या कहते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो एनवायरनमेंट आपके बालों के लिए अनुकूलन नहीं है तो आपके बाल झड़ सकते हैं, अगर जेनेटिक्स है आपके खानदान में पहले किसी के ये बाल झड़े हैं जिस उम्र में, तो आपके भी झड़ सकते हैं। लेकिन एक बाल झड़ने का रीजन होता है कि आपके बॉडी में फंगस भी लग जाता है। फंगस जिसको आप डेंड्रफ कहते हैं, बोलते हैं ना मेरे बालों में बहुत डेंड्रफ निकल रहा है, ऐसे वाइट वाइट नाखून ऐसे करते हैं तो आपके बालों में बहुत सारा डेंड्रफ फंस के आता है। तो डेंड्रफ इज ए टाइप ऑफ बेसिकली फंगस, यानी कि जब बात करते हैं कौन सा, टीनिया कैपेटिस इस नाम का फंगस, टीनिया कैपेटिस इस नाम का फंगस कहां पे लग जाता है, बालों में डेंड्रफ के रूप में लग गया। डेंड्रफ क्या करता है, ये आपकी रूट हेयर्स, हेयर रूट्स होती है ना, यानी बालों की जो जड़ें होती है ना, उनको अंदर से कमजोर करता है और बाल जड़ से इस तरीके से झड़ने लग जाते हैं, और फिर इतने बाल झड़ जाएंगे कि आपके बाल
सारे झड़ जाएंगे तो आप गंजे हो जाओगे। तो बाल्डनेस का एक रीजन यानी कि बाल झड़ने का एक कारण फंगल इन्फेक्शन भी होता है। अगेन रीजन ये है कि आप बाल 10 दिन तक नहीं धोगे। सर्दियों में बहुत सारे लोगों को ठंड लगती है, 10 दिन तक बाल नहीं धोते हैं, 11वें दिन उनके बालों में डैंड्रफ हो जाता है, फंगस पनप गया। साफ सफाई नहीं रखोगे बालों की तो फंगस पनप जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, बालों में तेल लगा के रखते हैं 7-8 दिन तक, उस तेल से भी आपके फंगस पनप जाते हैं। तो कहने का मतलब है बाल वाल धो के रखिए अच्छे से, एक दिन नहीं तो अगले दिन बाल धो लीजिए, अदरवाइज आपके बालों में डैंड्रफ यानी कि फंगस का इन्फेक्शन हो जाएगा। कवक संक्रमित कर देगा आपके बालों को, और ये कवक क्या करते हैं, बालों की जड़ों को धीरे धीरे कमजोर करते हैं और बाल अपनी जड़ों से निकल के नीचे गिर जाते हैं। फिर आप कंघी करोगे तो उस कंघी में बाल ही बाल आएंगे, उस कंघी में बाल ही बाल आएंगे। हो गया। 3 नंबर पे ये होगी। 1 नंबर पे रिंगवॉर्म यानी दाद, दूसरी स्कैबीज यानी खाज, तीसरा बाल्डनेस यानी गंजापन। गंजापन कब आएगा, जब डैंड्रफ यानी कि फंगस आपके बालों की ये जो स्कल्प होता है, जिसको हम स्कल्प बोलते हैं, यहां लग जाएंगे तो आपके डैंड्रफ हो जाता है। फिर बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाते रहते हो आप, है ना, कोई नींबू लगाता रहता है बालों में, कोई हल्दी लगाता रहता है, कोई दही लगाता रहता है, कोई अंडा लगाता रहता है, कोई फिर डॉक्टर से मेडिसिन लेके आता है। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर पे आता है अस्थमा। अस्थमा, अस्थमा को हिंदी में दमा रोग कहा जाता है। दमे की शिकायत है, बोलते हैं ना फलाना इंसान को दमे का अटैक आ गया इसलिए वो मर गया, ऐसा भी आपने सुना होगा। अस्थमा का जब अटैक 3-4 आ जाते हैं तो इंसान की जान को भी खतरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अस्थमा किसकी वजह से होता है, अस्थमा का एक कारण, अस्थमा का यानी दमा रोग का एक कारण फंगस भी है। कौन सा फंगस, एस्परीजिलस फ्यूमिगेटिस, लिख लीजिए एस्परीजिलस फ्यूमिगेटिस, इस नाम का फंगस। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऑफेंड हो जाएंगे कि मैम आप हिंदी में क्यों नहीं बता रही हैं। बच्चा हिंदी में क्या बताऊं आपको, सेम ही है, ये हिंदी में सेम नाम है, कुछ अलग नाम नहीं है। इंग्लिश में ही लिखे हुए आएंगे ये नाम, तो आप इंग्लिश में ही लिख लो इनको। एस्परीजिलस फ्यूमिगेटिस, ये फंगस अगर कहां पे आ गया, आपके बॉडी में कहां से एंटर करता है, याद रखना ये नोज वाले पार्ट से होता हुआ विंड पाइप में। ये कहां आता है, आपके गले में इस तरीके से जो पाइप होता है जिसको हम कहते हैं श्वास नली, यानी कि सांस लेने वाली नली जो वायु को प्रवेश करवाती है आपके फेफड़ों में, वायु नली का हम इसको कहते हैं विंड पाइप कहते हैं। गले में 2 पाइप होते हैं, एक सांस लेने वाला, एक खाना खाने वाला। तो खाना जाता है इस पाइप से पेट में, सांस जाती है, एयर जाती है, बाहर से आप एयर लेते हो, सांस ली आपने, एयर गई कहां पे, ऐसे नाक से होते हुए गले के पाइप से आपके लंग्स में जाके एयर भर रही है। तो बच्चों होता क्या है, अगर आप ऐसे एनवायरमेंट पे हैं जहां पे ये फंगस है, कौन सा, एस्परीजिलस फ्यूमिगेटिस, ये फंगस है, तो उस हवा के साथ साथ ये फंगस भी आ जाएगा। ये फंगस भी एंटर कर गया। ये आके कहां पर प्रवेश करता है, विंड पाइप के अंदर की तरफ ऐसे किनारों में लग जाता है, ऐसे जो सांस वाली नली होती है ना उसमें अंदर की तरफ ऐसे डिपॉजिट होने लग जाता है, ये जमने लग जाता है ऐसे, और धीरे धीरे इतना ज्यादा यहाँ पर ये जम जाता है, इतना ज्यादा जम जाता है कि बाहर से जो आप एयर लेते हो, बाहर से एयर लेते हैं मतलब ऑक्सीजन, यानी कि जो बाहर से एयर आती है उसमें से हमें किससे मतलब होता है, हमें तो ऑक्सीजन से ही मतलब होता है। इस ऑक्सीजन का रास्ता ब्लॉक होने लग जाता है। आप खुद से देखो कि ये जब यहाँ पे ऐसे फंस जाएगा तो ये सरफेस एरिया कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन यानी कि हवा कम आएगी, इसका मतलब ऑक्सीजन कम आएगी, तो इनके फेफड़ों में ऑक्सीजन कम जाएगी। तो ऐसे पेशेंट्स को किसकी कमी हो जाएगी, धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। फिर ये लोग क्या करेंगे, फिर ये लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा देखो आपको अस्थमा बहुत ज्यादा हो गया है, तो आपको अस्थमा के लिए क्या लेना पड़ेगा, इनहेलर लेना पड़ेगा। आपने देखा होगा अस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं वो ऐसे छोटा सा एक सिलेंडर सा लेके रखते हैं, पंप, जिसको पंप कहते हैं, अस्थमा पंप कहते हैं, ऐसे करके ऐसे लगा लेते हैं, उसको इनहेलर बोलते हैं। यानी कि नेचुरल तरीके से जो एयर है वो उनके फेफड़ों में नहीं पहुंच रही है। और इस इनहेलर में क्या क्या होता है, इस इनहेलर में आप बताओगे ऑक्सीजन और साथ में हीलियम गैस का मिक्सचर रहता है। ये सब आप केमिस्ट्री में सर से पढ़ लोगे कि यहाँ पर हीलियम ही क्यों रहती है। 100% ऑक्सीजन हम नहीं ले सकते, फेफड़े जल जाएंगे, फेफड़े मर जाएंगे। 100% ऑक्सीजन हम कभी नहीं लेते हैं। एनवायरनमेंट में कितना परसेंट ऑक्सीजन है, 21%, हम सिर्फ 21% ही तो ऑक्सीजन ले रहे हैं।
तो अस्थमा में क्या होता है मैम, फंगस हवा के द्वारा प्रवेश कर जाता है, कहां पे, तो हमारे विंड पाइप में, वायु नलिका में, और विंड पाइप में अंदर की तरफ ऐसे जम जाता है जिससे प्रॉपर तरीके से एयर या ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाती है फेफड़ों में, और ऐसे लोगों में जनरली ऑक्सीजन की कमी रहती है, जनरली ऑक्सीजन की कमी रहती है। फिर ये लोग क्या लेते हैं, ये लोग पंप लेके रखते हैं जिसको हम इनहेलर कहते हैं, इनहेलर कहते हैं। और अगर इनको टाइम पे इनहेलर नहीं मिला और उनके बॉडी में अचानक से ऑक्सीजन की कमी आ गई तो उनको अटैक पड़ सकता है और उनके साथ कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। आपने टीवीज वगैरह में देखा होगा, अगर ये सीरियल्स आते हैं ना डेली वाले, तो उनमें क्या दिखाते हैं, एक बंदे को अस्थमा है तो उसका वो पंप छुपा देते हैं, है ना, पंप छुपा देते हैं ताकि उसको पंप ना मिले तो वो मर जाए, ऐसा कुछ टीवी फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। ये 4 होगी। 5वां जो बीमारी है जो फंगस की वजह से होती है, दैट इज एथलीट फीट, एथलीट फुट या एथलीट फिट, सेम नाम हिंदी में है, एथलीट फिट या फुट। बच्चा याद रखना, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है कि किसकी वजह से होती है। ये एथलीट फिट किसकी वजह से होती है, तो आपको बताना है बच्चा, ये भी एक फंगस की वजह से होती है। कौन सा फंगस, पैथोजन कौन है इसका, इसका रोग जनक कौन है, यानी कि इस बीमारी को जन्म देने वाला कौन सा फंगस है, तो यहाँ पे जो कवक होता है उसका नाम होता है टीनिया पैडिस, टीनिया पैडिस इस नाम का कवक होता है। और ये कहाँ पे, ये रहता है आपके शूज में। अगर आप जो जूते पहनते हो उनको ढंग से धूप में नहीं लगाते हो, साफ सफाई नहीं करते हो, आप जो सॉक्स पहनते हो जिनको हम जुराब बोलते हैं, यानी कि अपने पाँव की जब आप सफाई नहीं करोगे, आपने जूतों की साफ सफाई नहीं की, जूते धोते नहीं हो, 3 महीने से लगातार वही जूते पहन रहे हो, 10 दिन से वही जुराब पहन रहे हो, वही सॉक्स पहन रहे हो, तो उसमें ये फंगस पनप जाते हैं। और पनप के क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से आपके पाँव की उंगलियों के बीच में, इस तरीके के, देखो जैसे एथलीट्स होते हैं ना, उनके पाँव में छाले हो जाते हैं, लेकिन वो तो खेल खेल के इतना भाग लेते हैं, दौड़ लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, तब उनके इतने छाले होते हैं। ये तो बीमारी एक तरीके की, ये जो पाँव की उंगलियां होती ना, इसे इनके बीच में इन्फेक्शन हो जाता है इतने भयंकर तरीके से, स्किन छिल जाती है, बहुत खुजली आएगी और इससे खून बाहर निकलने लग जाता है, पस बाहर निकलने लग जाता है, और धीरे धीरे ये पूरे पाँव में हो जाती है। स्किन इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलते हैं अगर आप ढंग से उनको टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो तो। अगर ढंग से आपने डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट नहीं लिया तो त्वचा वाले संक्रमण बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। तो इसमें आपको इससे बच के रहना है तो आप अपने सॉक्स 1 दिन 2 दिन के अंतराल में धो लीजिए बढ़िया तरीके से साबुन सर्फ से। पाँव वाँव की साफ सफाई रखिए अच्छे से। ऑफिस में जाते हो सुबह से लेकर रात तक आप सॉक्स पहन के रखते हो, शूज पहन के रखते हो, तो आकर बढ़िया से वॉश करो, उनमें कोई फुट क्रीम लगा लो अच्छी सी, या अगर फुट क्रीम भी नहीं है तो साबुन सर्फ से धो लो बढ़िया तरीके से पाँव को, है ना। तो ये याद रखिएगा बच्चा कि इतने सारी जो बीमारियां थी ना 5, ये फंगस की वजह से थी। गंजा दामाद फ्रूट खाए, गंजे से गंजापन, बाल्डनेस यानी बाल झड़ना, दामाद से दमा यानी कि अस्थमा, और दाद से रिंगवॉर्म, खाज खाए से खाज, और फ्रूट से एथलीट फुट। ये 5 बीमारियां कभी भी पूछ ले आपसे, एक बार फिर से सुन लो कौन कौन सी, एथलीट फुट, अस्थमा, बाल्डनेस, स्कैबीज, रिंगवॉर्म। ये 5 किसकी वजह से होती हैं? ये 5 फंगल इन्फेक्शन है, फंगस के कारण होती है। और इनसे बचने के लिए क्या करना है? तो भैया अच्छे से कपड़े धो, धूप में लगाओ, बढ़िया गीले कपड़े मत पहनो, बढ़िया तरीके से अपने आसपास साफ सफाई रखो, कपड़ों को बढ़िया धो के रखो, तो आप इन बीमारियों से बच के रह लोगे। अब आपकी कम्युनिकेबल डिजीज में लास्ट बची है प्रोटोजोनल डिजीज। लिख लो, प्रोटोजोनल डिजीज यानी कि ऐसी बीमारियां जो किसकी वजह से होती हैं? प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। लिख लो, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। सबसे पहले मैम प्रोटोजोआ होते क्या है? प्रोटोजोआ एक टाइप के माइक्रोब्स ही होते हैं, सूक्ष्म जीव ही होते हैं। इनको देखने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए। ये क्या होते हैं? तो आप बताओगे बच्चा, ये होते हैं आपके यूकैरियोटिक
यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आप इस तरीके से लिखो, ये एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि इनके बॉडी में एक ही सेल है, एक ही सेल से बने हुए होते हैं। एक कोशिकीय का मतलब है जिसका शरीर में सिर्फ एक ही सेल है, सेल से ही बना और एक ही सेल है। और इनमें कौन सा टाइप की सेल्स होती हैं? यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स होती हैं, इसलिए हम बोलते हैं इनको बोलते हैं यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन इनकी एक खास बात होती है, ये इनका नेचर जो होता है ना, ये पैरासाइट्स नेचर के होते हैं, ये पैरासाइटिक होते हैं, यानी कि परजीवी। परजीवी का मतलब है दूसरे जीव के शरीर में जाते हैं और वहां पर जाकर क्या कर देते हैं, ये अपना घर बना लेते हैं और उस शरीर में इन्फेक्शन कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। प्रोटोजोआ भी जैसे बैक्टीरिया है ना, जिनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, ठीक वैसे ही प्रोटोजोआ होते हैं। और ये प्रोटोजोआ एक कोशिका वाले, लेकिन मतलब इनमें एक ही सेल होती है, और वो सेल का टाइप क्या है? तो यूकैरियोटिक टाइप की सेल होती है। दो टाइप की सेल्स होती हैं, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे सेल वाले में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। तो इनमें जो सेल का टाइप है वो है यूकैरियोटिक। लेकिन बच्चा इनका जो नेचर है, इनकी प्रकृति है परजीवी। पर का मतलब दूसरा, जीवी का मतलब जीव। दूसरे जीव के शरीर में जाकर ये अपना घर बना लेते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं रहते हैं, और उस शरीर के अंदर क्या पैदा करते हैं? इन्फेक्शन, यानी कि बीमारियां पैदा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 65,000 से भी ज्यादा प्रोटोजोआ इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें 65,000 नहीं पढ़ने, हमें 6-7 पढ़ने जो एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम में आते हैं। अब कुछ हैं जो हमारे बॉडी में आते हैं, अपना घर बना लेते हैं और हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कर देते हैं। अब कौन कौन से, तो लिखिए जरा। जैसे फंगस से हो रही थी वो हमने पढ़ ली, हमने बैक्टीरिया से होने वाली पढ़ ली, हमने वायरस से होने वाली पढ़ ली। ये प्रोटोजोआ वाली बच्ची हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम जेनेटिक डिजीज पढ़ेंगे और अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जरा लिखो प्रोटोजोआ से कौन कौन सी होती है। सबसे फेमस यहाँ पे 3 बीमारियां याद रखनी है आपको। नंबर 1 पे आती है मलेरिया। मलेरिया, आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे मलेरिया तो मच्छर के काटने से होती है। अरे भैया, मच्छर तो एक वेक्टर है, एक वाहक है। अब मच्छर के अंदर क्या रहता है? प्रोटोजोआ रहता है। तो मल का मतलब होता है बैड, बैड का मतलब खराब, एरिया का मतलब एयर, यानी कि ऐसे मच्छर जो बैड एयर में रहते हैं, खराब हवा में रहते हैं। खराब हवा बोले तो जो कचरे के डिब्बे में रहते हैं, कूड़े कचरे में, कीचड़ में रहते हैं, और वो हमें आकर काट जाते हैं तो हमें मलेरिया कर जाते हैं। इसलिए मल एरिया, यानी कि मल का मतलब बैड, एरिया का मतलब एयर, बैड एयर में रहने वाले मच्छर। जरा लिखो कि मच्छर यहां पर कौन सा होगा, यानी कि मलेरिया का पैथोजन क्या होता है? पैथोजन का मतलब है जो मेन आपके शरीर में आएगा और आपको बीमारी करेगा, जो बाहर से आता है। मलेरिया होता है एक टाइप के प्रोटोजोआ से। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। तो आपको कोई पूछे मलेरिया किससे होता है, तो ये मत कह देना कि मच्छर के काटने से। नहीं, मच्छर इज जस्ट ए वेक्टर। हो किससे रहा है? प्लाज्मोडियम से हो रहा है। और इस प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां होती हैं। लिखो कौन कौन सी। पहला है प्लाज्मोडियम, ये पूरा लिख लेना, मैंने पी लिखा है। फैल्सीपैरम, फैल्सीपैरम, ये प्रजाति प्लाज्मोडियम की सबसे खतरनाक मलेरिया करती है। प्लाज्मोडियम की भी प्रजातियां हैं, सबसे खतरनाक यही करता है। दूसरा होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल। तीसरा होता है प्लाज्मोडियम विवेक्स। सारी ये याद रखनी है। यहां से एक बार सीडीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे खतरनाक मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो वहां पर आपको बताना था प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेता है ये। और जो 4th नंबर पे आता है वो आता है प्लाज्मोडियम मलेरई, मलेरई। ये 4 टाइप के प्लाज्मोडियम रहते हैं, और ये क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी में आकर इन्फेक्शन करके मलेरिया करते हैं। अब जरा सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से। ये तो है प्लाज्मोडियम, ये पैथोजन है, ये बीमारी को जन्म देता है।
अब हमसे पहले ये किस में रहते थे, यानी कि हम में कैसे आए, ये रहते हैं मच्छर में, यानी कि मच्छर इनका वेक्टर है, वाहक है, मच्छर इनका वाहक है। कौन सा मच्छर, कौन सा मच्छर, तो लिखो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। और मैंने आपको बताया था ना बच्चा, हमेशा कौन सी मच्छर हमें काटती है और बीमारी करती है, मादा मच्छर। तो मादा एनाफ्लीज नामक प्रजाति का मच्छर है, ये मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम की ये चारों प्रजातियां रहती हैं। और इस मच्छर ने जैसे ही आपको काटा तो काटते ही क्या करेगा, ये आपको मलेरिया कर देगा। मादा एनाफ्लीज मच्छर, जैसे हमने डेंगू पढ़ा था, डेंगू हो रहा था फीमेल एडीज ज़ेप्टाई की वजह से, ठीक ऐसे ही जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, ये मच्छर की दूसरी प्रजाति है, इसने आपको काटा, काटते ही आपके बॉडी में क्या छोड़ गया, प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम कहाँ, तो मच्छर काट के क्या पीता है, खून पीता है, आपके खून में आ गया क्या, प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, तो देख लो बच्चों क्या क्या लक्षण होंगे। ऐसा मच्छर होता है, ऐसा मच्छर, इस मच्छर ने आपको काटा, काटते ही आपके बॉडी में मलेरिया। मलेरिया में बहुत थकान होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उल्टी दस्त होते हैं, उसके साथ कफ होगा, पेट में दर्द होगा, जॉइंट्स में बहुत दर्द होगा। इस तरीके से जॉइंट में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। ये जो जॉइंट होते हैं ना, हाथ पांव के जोड़, वो, और साथ में बच्चा धीरे धीरे फिर आपके बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है। ये मच्छर ना आरबीसी की सेल के अंदर जाकर, ये जो मच्छर से जो प्लाज्मोडियम आता है ना, ये प्लाज्मोडियम हमारे खून में एक टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उसके अंदर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी होती है, वैसे ही याद रखना मलेरिया एक टाइप का बुखार तो है ही, तो जोड़ों में दर्द, सर में दर्द, उल्टी दस्त, ये सब तो होगा ही होगा, लेकिन मलेरिया में याद रखना है हमारे खून में कौन सी सेल्स होती हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका, इनकी कमी हो जाती है। और फिर मलेरिया अगर बिगड़ गया तो मलेरिया आगे चलकर आपके लीवर को भी डैमेज कर सकता है। लीवर डैमेज हो जाता है मलेरिया के अंदर, आगे चलकर किसको डैमेज कर देता है, ये लीवर को डैमेज कर देता है। ये क्या खुल गया यार, अरे वाह वाह, कहाँ पे क्लिक हो गया यार, क्या खुल गया, बढ़िया क्लास चल रही थी। हो गया। तो मलेरिया के अंदर अगर आपसे पूछ ले कौन से टाइप की ब्लड सेल्स की कमी होती है, तब आप कहोगे मलेरिया में होती है आरबीसी की कमी। और फिर मलेरिया धीरे धीरे किस ऑर्गन को डैमेज करता है, ये हमारे लीवर को, हमारे यकृत को प्रभावित कर सकता है। और मलेरिया में बाकी बुखार वुखार और उल्टी दस्त, ये सब तो हर टाइप के बुखार में होता ही होता है। लेकिन बच्चों मलेरिया से दो क्वेश्चन और बनते हैं। क्या, मलेरिया को ठीक करने के लिए हम एक टाइप की ड्रग लेते हैं, ड्रग का मतलब दवा, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग दवा। कौन सी, जिसका नाम होता है कुनीन। कुनीन नाम की दवा मलेरिया के उपचार में काम में ली जाती है। और ये कुनीन पता है कहां से मिलती है, सिनकोना एक प्लांट होता है उसकी छाल से। किससे मिलती है, बार्क ऑफ सिनकोना। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये बार्क ऑफ सिनकोना, सिनकोना की छाल से। सिनकोना क्या है, सिनकोना एक प्लांट है, इस प्लांट के जो छाल होती है ना, छाल जिससे हमें लकड़ी मिलती है, वैसे इस छाल से हमें मलेरिया के उपचार के लिए दवाई बनाई जाती है। तो याद रखिएगा मलेरिया एक टाइप की प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, किस मच्छर में रहता है ये, मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो में। हर साल 25 अप्रैल को
हम मलेरिया डे भी सेलिब्रेट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं मलेरिया से बचने के लिए। अब मलेरिया से बचने का उपचार क्या है? मच्छरों को दूर भगाओ। अगर मच्छर हैं तो भाई उसको मारने की दवा लेके आओ घर में, ऑल आउट लगाओ, मच्छरदानी ओढ़ो, पूरे फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो। मोहम्मद अकबर 9 तारीख से शायद नया बैच है। तो मलेरिया के उपचार के लिए कौन सी दवा काम में ली जाती है? कुनीन, जैसे क्लोरोकुनीन होती है एक। और कहां से मिलती है? सिनकोना की छाल से। तो बच्चों, प्रोटोजोआ से होने वाली पहली बीमारी आपने पढ़ ली, कौन सी? मलेरिया। दूसरी जो आती है वो आती है निंद्राकारी रोग, जिसको हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। 2 नंबर पे जो आती है वो आती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस हिंदी में से कहा जाता है निंद्राकारी रोग। ब्रेन को इफेक्ट करता है सीधा, लिख लो हिंदी में निंद्राकारी रोग। देखो, इन बीमारियों के बारे में ना आपको पैथोजन नहीं याद करना है, ये नहीं याद करना कि किस, जैसे मलेरिया वाला बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आ जाता है। अब जो मैं आगे पढ़ा रही हूँ ना, अगर आप इनके ये प्रोटोजोआ के नाम ना भी याद करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये याद रख लो इनके वेक्टर ज्यादा आते हैं एग्जाम में। चलो लिखो, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का पैथोजन कौन है? पैथोजन का मतलब है कौन से प्रोटोजोआ की? प्रोटोजोआ से तो होती है। कौन सा प्रोटोजोआ? मैंने कहा ना प्रोटोजोआ तो 65,000 से भी ज्यादा है। कौन सा? तो ट्रिप्नोसोमेना लिखना, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी, लिखो इसका नाम ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी। ये नाम का BRUCCIE ऐसा कुछ इसकी स्पेलिंग होती है। EI नहीं, पहले E होगा फिर I होगा, ऐसी। ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी ये पैथोजन किसमें रहता है? इसका वेक्टर कौन है? इसको स्टार करो आप, ये एग्जाम में आता है। आपसे पूछता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का वाहक कौन है? एक प्रकार की मक्खी। कौन सी मक्खी? सी फ्लाई, लिखा जाता है T से, प्रोनाउंस करते हैं S से, तो इसे कहते हैं सीसी मक्खी। सीसी मक्खी। अब ये मक्खी अगर किसी भी तरीके से आपके खाने वाने पे बैठ गई तो ये क्या कर देगी? आपने वो खाना खा लिया तो क्या हो जाएगा? इस तरीके से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आपके बॉडी में आ जाता है। क्या क्या सिम्टम आएंगे? सर में दर्द होगा, बुखार होगा, लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है, थकान आती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, बॉडी के ऊपर रैसेस पड़ने लग जाते हैं, और साथ में आपका नर्वस सिस्टम। ये बीमारी किस सिस्टम को इफेक्ट करती है? तो ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। इसको स्लीपिंग सिकनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें या तो इंसान को नींद ही नहीं आती, 4 दिन 5 दिन तक सोएगा ही नहीं, सोएगा तो वो इतना सोएगा कि 1 दिन तक उठेगा ही नहीं। इसमें तंत्रिका तंत्र इफेक्ट हो जाता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करती है? नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। ये खतरनाक है। क्यों? क्योंकि बच्चा लेस्मानिया काला आजार होता है, आगे पढ़ोगे आप, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, और इसमें या तो नींद इंसान को आती ही नहीं प्रॉपर, सिकनेस हो जाती है, निंद्राकारी रोग बोलते हैं इसको। अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा है, इसलिए इसका नाम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी पड़ा। वहीं पर ही ज्यादा है, वहीं पर इसकी डिस्कवरी हुई थी। आपको जो याद रखना है कि ये प्रोटोजोआ से होती है, और इसका जो वाहक है वो सी फ्लाई है, एक प्रकार की मक्खी है। तो पहली कौन सी हो गई? मलेरिया। दूसरा हो गया निंद्राकारी रोग। अब तीसरा लिखो एलिफेंटिएसिस। 3 नंबर पे आती है जो प्रोटोजोआ से होती है, उसका नाम होता है एलिफेंटिएसिस। एलिफेंट का मतलब हाथी होता है, एलिफेंटिएसिस, या इसी का दूसरा नाम होता है फिलेरियसिस। हिंदी में लिख लो हाथी पांव रोग। एक पांव सूज के हाथी के जैसा हो जाता है, हाथी पांव रोग, या हिंदी में इसको बोलते हैं फिलेरियसिस। फिलेरियसिस ये किसकी वजह से? प्रोटोजोआ की वजह से। कौन सा प्रोटोजोआ? जरा लिख दो। यानी कि ये एक प्रोटोजोआ से होती है, इसका जो पैथोजन है, इसका जो रोगजनक है जो बाहर से आएगा, वो कौन आएगा? एक
प्रोटोजोआ आएगा, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इट इज ए प्रोटोजोनल डिजीज। इट इज ए प्रोटोजोनल डिजीज। कौन होता है, वुकरेरिया, लिख लिए, वुकरेरिया ब्रोनकाफ्टी। ये नाम नहीं याद हो रहे ना तो दिमाग पे लोड मत डालना, ये नाम आपको नहीं याद करने हैं, मुझे तो याद है तो मैं लिखवा दे रही हूं। इसका वेक्टर याद कर लेना। वेक्टर का मतलब ये किसके अंदर रहता है, हमारे बॉडी में कहां से आएगा, हमारे बॉडी में एक टाइप की मच्छर से आता है, जिस मच्छर को आप क्यूलेक्स मॉस्किटो कहते हैं, जिस मच्छर को क्यूलेक्स मच्छर कहा जाता है। क्यूलेक्स मच्छर या टाइगर मॉस्किटो, इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। ठीक है बच्चा, क्या करता है, लिम्फ नोड वगैरह में सूजन हो जाती है, और देखो बच्चा एक पांव सूज के ऐसा हो जाता है, इसे बोलते हैं एलिफेंटियसिस या फिलारियसिस। इसे कहते हैं हम एलिफेंटियसिस या फिलारियसिस या हाथी पांव रोग। लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से पांव ऐसा हो जाता है। मैं अगेन बता रही हूं आपको, मैं अगेन आपको बोल रही हूं, इनमें अगर आपको क्या नहीं याद होते हैं, अगर आपको प्रोटोजोआ के नाम नहीं याद हो जाते हैं, छोड़ देना, सिर्फ प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है, ये याद रख लेना, क्योंकि ये इतने टफ टफ नाम एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में नहीं आते हैं, नीट वेट के बच्चों को तो याद करना ही पड़ेगा। इसे बोलते हैं एलिफेंटियसिस यानी हाथी पांव रोग। हाथी का जैसा पांव दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। 4 नंबर पे जो आता है, जो प्रोटोजोआ से होती है, वो होती है काला अजार, काली बुखार, काला अजार, या इसी को बोलते हैं दमदम फीवर, दमदम बुखार। कुछ दिन आती है, फिर चली जाती है, फिर वापस आती है, फिर चली जाती है। दमदम बुखार या काला बुखार बहुत खतरनाक होता है, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, बच्चों में ज्यादातर होता है ये काला बुखार। बच्चे का पेट फूल जाता है, हाथ पांव पतले हो जाते हैं और बहुत बुखार रहता है उसको। कुछ दिन के लिए आता है ये बुखार, फिर वापस चला जाता है, फिर आता है, फिर वापस चला जाता है। लेशमानिया डोनोवानी इसका जो पैथोजन होता है, जिसकी वजह से ये होता है, पैथोजन का मतलब है रोगजनक। कौन सा प्रोटोजोआ आता है, लेशमानिया, इसलिए इसका नाम लेशमानियासिस भी होता है। डोनोवानी, नाम देख रहे हो कितने टफ टफ है, कहां से याद होंगे बच्चों को, डोनोवानी। इस नाम का प्रोटोजोआ आता है, किसके थ्रू आता है, इसका वेक्टर बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आता है। सैंड फ्लाई, बालू मक्खी, इसका वेक्टर कौन है, इसका वाहक कौन है, सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। बालू होती है ना, बालू का मतलब समझते हो ना आप, उस बालू के अंदर रहती है एक प्रकार की मक्खी, बालू के कलर की ही, इसके अंदर ये नाम का प्रोटोजोआ रहता है। और ये हमारे बॉडी में जनरली अफ्रीकन कंट्रीज की मिट्टी में होता है, अपने यहाँ नहीं होता है। ऐसा हो जाता है बच्चा काला आजार से। इट इज ए हाईली डेडली डिजीज, लेशमानिया की वजह से होता है, इसलिए इसको लेशमानियासिस भी कहा जाता है। एक बच्चा पूछ भी रहा था ना लेशमानिया क्या है, एक टाइप का प्रोटोजोआ है। क्या करता है, बच्चे के लीवर में इंफेक्शन करता है। स्प्लीन, स्प्लीन नाम का एक ऑर्गन होता है जिसको हम हिंदी में प्लीहा कहते हैं, प्लीहा का साइज बढ़ा देगा, लीवर का साइज बढ़ा देगा। प्लीहा और लीवर में इन्फ्लामेशन ले आता है, सूजन ले आता है। फिर ऐसे बच्चों का खाना नहीं पचता है, पेट फूल जाता है, हाथ पांव पतले हो जाते हैं, इनका शारीरिक और मानसिक तौर पे विकास नहीं हो पाता है। देखा होगा आपने साउथ अफ्रीका साइड की कंट्रीज में ये बीमारियां बहुत सारी देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट आती है डायरिया और पायरिया। 5 नंबर पे लिख लो डायरिया। डायरिया का मतलब तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अब बार बार क्या बताऊं। डायरिया का मतलब क्या बताया था मैंने, डायरिया का मतलब होता है बच्चा, डायरिया, डायरिया का मतलब होता है उल्टी दस्त। और डायरिया किसके थ्रू फैलता है, पानी गंदा पिया आपने, ऐसा पानी जिसके अंदर कोई प्रोटोजोआ था। डायरिया लिख लो, DIA, डबल आर आएगा ना स्पेलिंग में, डबल आर।
डायरिया का पैथोजन कौन है, किसकी वजह से होता है डायरिया? तो एक टाइप का प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोनल डिजीज है डायरिया। कौन सा? तो एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। कौन सा प्रोटोजोआ है? एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। हिस्टोलाइटिका इस नाम का प्रोटोजोआ कहां से, इसका वेक्टर कौन है? इसका वाहक होता है बच्चा खाने और पीने की चीजें। ये पानी से, जूस से, कोल्ड ड्रिंक से और फूड, खाने में कोई भी टाइप का आप खाना खाते हो जिसके अंदर इस नाम का पैथोजन है, ये पैथोजन। कौन सा? एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका एक प्रोटोजोआ है। तो जाएगा, उल्टी दस्त करेगा। कुछ भी खाओगे उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएगी, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा और आप में कमजोरी आ जाएगी, भूख लगना बंद हो जाएगी एक टाइम के बाद और बहुत ज्यादा शरीर के अंदर कमजोरी आ जाएगी। ये डायरिया होता है। और जब ऐसा सा ही एक प्रोटोजोआ होता है आपके दांतों में जाके लग जाता है तो उसको पायरिया कहा जाता है। दांत पीले पड़ जाते हैं पायरिया के अंदर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं डायरिया पायरिया किसकी वजह से होते हैं, तो आप बता देना ये बात। पायरिया, पायरिया कहाँ लगता है? तो पायरिया दांतों में लगता है। तो पायरिया भी किसकी वजह से? खराब खाना, खराब पानी पीने की वजह से, क्योंकि इनका भी जो पैथोजन है ना वो कहाँ रहता है? पानी और फूड के थ्रू ही आता है। एंटामोइबा जिंजीवाइटिस, एंटामोइबा जिंजीवाइटिस इस नाम का प्रोटोजोआ कहां पर? खराब खाना, पानी, जूसेस, फूड, वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू आएगा। क्या कर देगा? ये लो भैया, ऐसे आपके दांत कर देगा। दांत पीले पड़ जाएंगे, दांत खराब होने लग जाएंगे, दांतों के अंदर इंफेक्शन कर देगा, दांतों के मसूड़े कमजोर हो जाएंगे और एक टाइम के बाद दांत गिर जाएंगे। ऐसा होता है। डायरिया का मतलब होता है उल्टी दस्त, पायरिया का मतलब होता है दांतों में इंफेक्शन। इस प्रकार से दांतों में इंफेक्शन इस प्रकार से। तो ये आपकी हो गई 6 बीमारियां, किससे? प्रोटोजोआ से और 5 फंगस से। ये 11 बीमारी आज पढ़ी है, 11 की 11 याद होनी चाहिए। लिख लो, याद हो जाए तब, जबकि लिख लो एक साथ, नाम तो याद करने ही करने पड़ेंगे। प्रोटोजोआ से कौन कौन सी पढ़ ली हमने, जरा बताओ। प्रोटोजोआ से कौन कौन सी, आप लोग सब लोग कमेंट करो कितनी याद हुई है आपको, बताओ क्लास में। और फंगस यानी कवक से कौन कौन सी पढ़ ली? सभी लोग कमेंट करके पहले प्रोटोजोआ की बीमारियों के नाम बताएंगे, क्लास में ही याद कर लो। बताओ जरा फटाक से मुझे नाम बताओ एक एक करके। नाम तो याद होने ही होने चाहिए, बाकी कुछ याद हो ना हो। प्रोटोजोआ से कौन कौन सी? एक नंबर पे कौन सी लिखूं? एक नंबर पे मलेरिया। मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाते हैं प्लाज्मोडियम की वजह से। कौन सा मच्छर? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। दूसरी कौन सी लिखूं? दूसरी निंद्राकारी रोग, जिसको हम क्या कहते हैं? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इंग्लिश में लिख लेना, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी। तीसरी कौन सी? तीसरी कौन सी लिखेंगे हम? तीसरी लिखेंगे आप डायरिया। डायरिया उल्टी दस्त हो जाएगा खराब खाने से, खराब पीने से, पानी पीने से। पायरिया दांत पीले पड़ जाएंगे, दांतों की जो मसूड़े होते हैं वो कमजोर हो जाएंगे। और पांचवा बताओ, पांचवा कौन सा? सीसी फ्लाई से कौन सा होता है? सैंड फ्लाई से कौन सा होता है? एलिफेंटियसिस या फिलेरियसिस, जिसको हम हाथी पांव रोग कहते हैं। देखो बच्चा, एथलीट फुट पूछे तो वो इसकी वजह से होता है, वो इसकी वजह से यानी फंगस की वजह से। और जबकि हमने पढ़ा ना, ये चीज याद होगा ना आपको, याद तो होगा, ये अभी तो पढ़ाया मैंने ये चीज। चलो ठीक है। और 6 नंबर पे हमने क्या पढ़ लिया? लेस्मानिया वाला। और लेस्मानिया वाला कौन सा? काला अजार। इंग्लिश में भी काला अजार, या हम क्या कहते हैं? दमदम फीवर, दमदम बुखार। दमदम बुखार इंग्लिश में काला अजार या डमडम फीवर। इसको इंग्लिश में एलिफेंटियसिस या फिलेरियसिस, पायरिया, डायरिया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया।
ये 6 की 6 किससे होती हैं? प्रोटोजोआ। ये हमारे बॉडी में आते हैं और अलग अलग ऑर्गन को डैमेज करते हैं और ये अलग अलग प्रकार की बीमारियां करते हैं। जबकि फंगस से कौन कौन सी थी? फंगस से बाल्डनेस, बाल झड़ जाएंगे भैया, बालों में लग गया तो गंजापन आ जाएगा, हाथ पांव में लगा तो ईचिंग, खाज खुजली, स्कैबीज जिसे खाज खुजली बोलते हैं। तीसरा रिंग वॉर्म, हाथों में स्किन को संक्रमित कर देगा, दाद कर देगा। 4 नंबर पे एथलीट फुट, एथलीट फुट यानी कि एथलीट के जैसे पाँव में जैसे छाले हो जाते हैं वैसे एथलीट फिट या फुट कहा जाता है इसका। और 5वीं कौन सी बच गई है आपकी? अस्थमा, दमा रोग। ये लो बच्चा, अस्थमा, गले में जो आपका विंड पाइप होता है वो ब्लॉक हो जाता है जिससे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। और इसी के साथ आपकी कंप्लीट बैक्टीरियल यानी जीवाणु जनित रोग पढ़ लिया आपने, कंप्लीट वायरस डिजीज यानी कि विषाणु जनित रोग, एंड कंप्लीट प्रोटोजोनल डिजीज यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, और कंप्लीट फंगल डिजीज यानी फंगस से होने वाली बीमारियां कंप्लीट हो गई आपकी। हाँ, फिलेरियोसिस इसी का दूसरा नाम होता है, एलिफेंटियासिस या फिलेरियोसिस, हाथी पांव रोग या फिलेरिया रोग। हाथी पांव या फिलेरिया रोग सेम ही होते हैं बच्चा। अब आपकी बीमारियां बची हैं सिर्फ कौन सी, आप बताओगे बच्चा? जेनेटिक डिजीज, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऐसी बीमारियां जो बाय बर्थ आई हैं आप में, आपको पिछली पीढ़ी से मिली हैं, आपसे अगली पीढ़ी में जाएंगी, उससे अगली पीढ़ी में जाएंगी। इसकी क्लास लंबी रखेंगे हम, और लंबी नहीं रखे तो फिर 2 क्लास लग जाएंगी इसको पढ़ने में। तो आज के लिए आपका टाइम हो गया है क्लास का। नेक्स्ट क्लास अगर आपकी है तो आप ले लीजिए। ओके मिस्टर ब्लैकआउट।